बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बड़ा आंदोलन हो रहा है। बलूचिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ अब बलूचिस्तान जो है वो एकजुट हो रहा है। वैसे तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही एक प्रांत है, लेकिन यहाँ के लोग पाकिस्तान की सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं हमारे एक्सपर्ट अमित बंसल जी से। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, हम सुनते रहते हैं कि बलूचिस्तान में अभी धमाका हुआ, जो पाकिस्तान की सेना है वो बलूचिस्तान के लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। इस सब की जड़ क्या है? देखिए, बलूचिस्तान में जो इस तरह की अनरेस्ट था वो पहले भी था, आज नहीं है जी। 1948 में जब से बलूचिस्तान का मर्जर पाकिस्तान के साथ हुआ तब से छोटे मोटे अनरेस्ट चलते रहे हैं। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में, और पार्टिकुलरली अगर मैं कहूं कि 2021 के बाद से जी। बलूचिस्तान में जो मूवमेंट है, जो लोगों का मूवमेंट है, जो विद्रोह है एक तरह से मैं कह सकता हूँ पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। और इतना इंटेंसिफाई हो गया है कि लगभग ऑन एन एवरेज, अगर मैं पिछले एक वर्ष का एवरेज निकालूं तो लगभग एक हफ्ते में 2 हमले हो रहे हैं। जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अब बात करते हैं इस समस्या की कि समस्या आई कहाँ से। बिल्कुल। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। जो भी समस्या किसी जगह होती है उसका अल्टीमेटली कारण जो होता है वो पॉलिटिकल या डिस्क्रिमिनेशन का कारण होता है, और कोई नहीं होता। चाहे आप किसी भी दुनिया की किसी भी समस्या को ले लें, तो यहाँ भी यही बात थी। जब 1948 में मर्जर हुआ, जो उस समय में इसको कालात की बोलते थे, खाना तो कालात। अच्छा। और छोटे मोटे और रियासतें थी। जब उनका मर्जर हुआ पाकिस्तान के साथ, तो कुछ शर्तें दी गई, कुछ उनको प्रॉमिस किए गए, जैसे कि उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, लिमिटेड ऑटोनॉमी की बात हुई, कुछ डेवलपमेंट की बात हुई, उनको कुछ रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, पर वो वादे पूरे नहीं किए गए। जैसे कि जब ऑटोनॉमी की बात थी तो अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की। वहाँ पर भी ट्राइबल्स हैं, बलूचिस्तान में भी ट्राइबल्स हैं। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जहाँ पश्तून्स थे वहाँ तो लिमिटेड ऑटोनॉमी दी गई, बट बलूचिस्तान में ऑटोनॉमी नहीं दी गई। दूसरी बात आती है डेवलपमेंट की। अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है जी, सबसे बड़ा प्रदेश है। पाकिस्तान के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका लगभग 60 से 70% बलूचिस्तान के अंदर है। और जितने भी बाकी चीजें हैं, और अपने आप में बहुत बड़ा इलाका है, रिसोर्सेज हैं। पर अगर आप पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को देखेंगे, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कितनी सीटें हैं? 336। अब उन 336 में से एक छोटा सा पंजाब प्रांत है, वहां कितनी है? 173। ठीक है। नंबर 2 प्रांत है इनका सिंध, उसमें कितनी है? 75। नंबर 3 है खैबर पख्तूनवा, वहां कितनी है? 55। बट आपको ताज्जुब होगा कि 336 सीटों की नेशनल असेंबली में बलूचिस्तान के पास केवल 20 सीटें हैं, जो कि सबसे बड़ा जी, आपने बताया। तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लगातार लोगों को हरेस किया जा रहा है, लगातार लोगों के जो रिसोर्सेज उनको किया जा रहा है। और जब से सीपैक आया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसके नाम से लोगों का शोषण और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम बात करेंगे शोषण के बारे में भी जी। और जब लोगों ने आवाज़ उठाई तो उनकी आवाज़ को, अगर आइडियली अगर जब लोग आवाज़ उठाते तो आपको उनको बुलाना चाहिए, आप बैठिए, बात करिए, बात करके उसको रिजॉल्व करिए। बट चूंकि पाकिस्तान में मिलिट्री की गवर्नमेंट रही तो उन्होंने हर चीज़ को बंदूक के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की जी। छोटा सा भी कोई अगर अनरेस्ट होता था तो गोलियां चला देते थे, लोग मारे जाते थे। तो जब आप लगातार बलपूर्वक किसी भी मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो काबू से बाहर हो जाएगा, और यही आज की डेट में बलूचिस्तान में हो रहा है। बिल्कुल। देखा जाए अगर कि पाकिस्तान पर ये गंभीर आरोप भी लगते आए हैं कि उसने बड़ी संख्या में बलूचिस्तान के जो मानवाधिकार हैं उन पर हनन किया और स्थानीय निवासियों का शोषण किया। ये कितना सच है, आपको क्या लगता है? देखिए, आंकड़े बहुत ज़्यादा इसके बारे में कहते हैं और बहुत क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरा व्यू है या किसी और का व्यू है जी। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बलूचिस्तान की फोर्स डिसअपीयरेंस की। जिस किसी शख्स ने, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो स्टूडेंट लीडर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो विमेन लीडर हो, जिस किसी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ी सी भी आवाज़ उठाने की कोशिश की जी, उसको या तो मार दिया गया या फिर वो गायब कर दिया गया। फोर्स डिसअपीयरेंस। उनको लगातार, और लगभग आज की डेट में जो आंकड़े अगर हम देखते हैं तो 5000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका कुछ अता पता ही नहीं है, जिनको पिछले 15 से 20 सालों में गायब कर दिया गया उनकी जगहों से, और उनका कुछ नहीं पता। कई जगह तो पूरे के पूरे परिवार लापता हैं। तो अब किसने इन 5000 लोगों को किया, मारा है कहाँ पर, वो पाकिस्तान से बाहर तो जा नहीं सकते। तो ये एक बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ है किलिंग्स। एक बहुत बड़ी तादाद में बलोच एक्टिविस्ट हैं जिनकी बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, और शायद वो तादाद भी 2000 के आसपास होगी, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई और उनको मार दिया गया, और उनको डायरेक्टली मारा गया। एक तो होता है सेना ने मारा या पुलिस ने मारा, एक होता है कि राह चलते किसी व्यक्ति ने गोली मार दी। अच्छा। और वो कातिल कभी पकड़े नहीं गए।
तो इस तरह के जो किलिंग्स हैं, जो आप एक तरह से इसको क्रिमिनल किलिंग बोल सकते हैं, तो इस तरह की किलिंग्स बहुत हुई हैं और बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्टों को इस तरह मारा गया है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, शाहना शाहीन की बात है, अब्दुल रज़ाक हैं, नसरुल्लाह गदानी, बहुत लोग हैं जो बड़े बड़े लीडर्स थे जिनको इस तरह से मार दिया गया। और इनके जो हत्यारे हैं वो न तो कभी पकड़े गए और ना ही उनके ऊपर कभी कोई मुकदमा चला, केस हुआ और केस फाइल बंद कर दी गई। तो उससे पता लगता है कि इनको सरकार ने मरवाया। और कई सारे बार प्रदर्शन हुए, वहां पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां चला दी गई, प्रदर्शनकारियों के ऊपर बल प्रयोग हुआ। तो लगातार लोगों को दबाया जा रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में आपको बताया कि एक तो रिप्रेजेंटेशन नहीं था, बिल्कुल, दूसरी बात जो विद्रोह थे या जो आवाजें थी, विद्रोह तो खैर बाद में शुरू हुआ, उनको बहुत दबाया नहीं गया, उनको ब्रूटली सप्रेस किया गया बलपूर्वक। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात आती है कि उनका जो शोषण हो रहा है। जैसे कि एक अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ताजा एग्जाम्पल है, 5 साल पुराना एग्जाम्पल, ग्वादर का। जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप हो रहा था तो ग्वादर के अंदर एक बहुत बड़ी बस्ती थी और वहां पर लोग अपना मछली पकड़ करके जीवन यापन करते थे। तो इनको बोला गया, भाई आप यहाँ पर नहीं रहेंगे, आपको हम दूसरी जगह बसा देंगे, वहां पर आपको पानी भी देंगे, पीने का पानी देंगे, आपको रहने की जगह देंगे, आपको मछली पकड़ने के लिए अलग जेटी बना करके देंगे, सब कुछ देंगे, बट आप ये जगह खाली कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर हमारा ग्वादर पोर्ट बनेगा। अच्छा, लोगों को जबरदस्ती हटा दिया गया, झूठे वादे दिए गए। इतने वर्ष हो गए, 2015 से आज तक ना उनको पानी दिया, ना उनको मछली, और अब उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि आप अरब सागर में मछली पकड़ने नहीं जाएंगे। अच्छा, वो लोग भूखे मर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। इसी प्रकार से जिस तरह से उन्होंने इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया, रोड डेवलप की, लोगों की जबरदस्ती जमीनें एक्वायर की, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया, लगातार सप्रेस किया गया, उनको वादे कुछ और किए और डिलीवर कुछ और किया, तो ये शोषण हो रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे ग्वादर का प्रोजेक्ट की आप बात करते हैं, जीवानी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ की बात करते हैं, या फिर आप काफ़ी सारे माइंस हैं, वहाँ पर कोल माइंस भी हैं और कॉपर वगैरह की माइन भी हैं, सैंडक माइंस भी हैं, वहाँ पर भी लोगों का इस प्रकार से शोषण हुआ है। जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था, बिल्कुल, उनको उनका हक मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। जो बोला वादा किया वो नहीं मिला, और अगर आप उस वादा किया पहले तो दिया नहीं आपने, और जब लोगों ने मारा तो उसका जवाब गोली से दिया गया। बिल्कुल। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें विद्रोह होना बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल। एक और सवाल है मेरा कि पाकिस्तान जो है वो लगातार ये कहता आ रहा है कि जो बलूचिस्तान का जो आतंकवाद है वो उसका पीछे जो है भारत का हाथ है, इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, एक बहुत लॉजिकली बात करते हैं जी, बहुत लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान के पीछे भारत का हाथ है, भारत का हाथ है, पर अगर आप लॉजिकली समझें तो भारत को बलूचिस्तान में विद्रोह करा के क्या हासिल होगा? बिल्कुल सही बात है, क्या हासिल होगा? देखिए, बलूचिस्तान ना तो भारत की बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, ना भारत का कोई इसमें स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ना भारत का इसमें कोई टेक्टिकल इंटरेस्ट है, और ना कोई अगर बलूचिस्तान कल को लिबरेट भी हो गया तो उससे भारत को कोई अचीव होने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो अगर इस तरह का कुछ है ही नहीं तो मुझे नहीं लगता कि भारत जैसा देश बेवजह की इन चीज़ों में अपनी एनर्जी और टाइम वगैरह बर्बाद करेगा। बिल्कुल। तो ये कहीं इसका कोई लॉजिक नहीं है, ज्योग्राफिकली भी कोई चीज़ नहीं है। तीसरी चीज़, अगर आप वहाँ के लोगों से कनेक्टेड हैं, देखिए आपका कनेक्ट या तो रिलीजन के बेस पर होता है, या आपका कनेक्ट स्पिरिचुअल बेस पर होता है, या आपका कनेक्ट कल्चर के बेस पर होता है। तो बलूचिस्तान के केस में ना तो हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, ना हम कल्चरली कनेक्टेड हैं, ना हम रिलीजियस बेस कनेक्टेड हैं। तो इस केस में जब कोई कनेक्शन नहीं है, ना ज्योग्राफिकल कनेक्शन, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई लॉजिक है, और पाकिस्तान आज तक इन बातों को प्रूव नहीं कर पाया। बिल्कुल। बेवजह हाँ, जैसे कमांडर कुलभूषण जाधव वाले मामले में उसने कुछ बयान जारी किए, बट वो भी प्रूव नहीं हो पाई क्योंकि वो चीज़ें उसके अगेंस्ट जा रही हैं। इनफैक्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कहा कि उनको पाकिस्तान से कहीं बाहर से अरेस्ट करके पाकिस्तान में अरेस्ट दिखाया गया। तो ये सब चीज़ें बहुत पाकिस्तान के खुद के स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी हैं, और केवल अपनी नाकामी को दबाने के लिए वो ऐसी बात कर रहा है कि इसमें भारत का हाथ है। अगर हम ये देखें, आपने बात कही कि भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है, पर जैसे हमले वहाँ हो रहे हैं ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी का हाथ है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो सारा का सारा इतिहास, अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे जी, 1948 में जब से बलूच मूवमेंट शुरू हुआ, बलूचिस्तान की जो कनेक्टिविटी है वो है अफगानिस्तान के साथ बहुत क्लोजली। ओके। अफगानिस्तान का कंधार और बलूचिस्तान का क्वेटा, दोनों बहुत एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सिटीज हैं। आज़ादी के पहले या जब अफगानिस्तान और पूरा ब्रिटिश एम्पायर था तो उस समय में कंधार और क्वेटा की कल्चर में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर, हम अगर हिस्ट्री में जाएं तो 70s में एक अफगानिस्तान के शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद दाऊद खान। वो तो एक्टिवली बलूच इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करते थे। उन्हीं के शासनकाल में जो बलूच मूवमेंट था वो आर्म मूवमेंट बना। उन्होंने अपने इलाके में बहुत सारे कैंप्स बनाए हुए थे जिसमें वो बलूच लोगों को ट्रेनिंग देते थे, लगातार वो ट्रेनिंग देते थे। बाद में धीरे धीरे जैसे सोवियत अफगान वार शुरू हुआ, सोवियत संघ को हटाने के लिए जो सब चीज़ें शुरू हुई वो तो खैर बात की बात है, वो 20-25 साल तक चीज़ें चली, और उसके बाद भी बीच में जब जहाँ मौका मिला वहाँ अफगानिस्तान के लोगों ने सपोर्ट किया, और लगातार ये चीज़ें सपोर्ट होती रही हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें
बलूचिस्तान का जो आतंकवाद है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो भारत पे कोई प्रभाव डाल सकता है? देखिए, भारत पर प्रभाव अलग अलग केसों में डाल सकता है। कैसे? हम्म। देखिए, आतंकवाद कभी भी गुड और बैड नहीं होता। बिल्कुल। आतंकवाद हमेशा बैड ही होता है। आतंकवाद होता है। आज अगर बलूचिस्तान में आतंकवाद पनप रहा है तो वहाँ आतंकवादी भी पनपेंगे, रेडिकलिस्ट भी पनपेंगे। बिल्कुल। अगर बलूचिस्तान में वो सैचुरेट हो जाएंगे तो बाहर भी निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो उनके पास फिर एक बहुत लिबरेटिव टारगेट है इंडिया में भी आएंगे। तो अभी ऐसे हालात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये अगर आतंकवाद किसी रिलीजियस एंगल को पकड़ ले, जैसे कि रिसेंटली अभी कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि इस्लामिक स्टेट इन खुरासान जो है, उनके कुछ कैंप्स हैं बलूचिस्तान इलाके में, वो भी अपना इन्फ्लुएंस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो बात करते हैं गजवा हिंद की। तो अगर उन्होंने बलूच लोगों को गजवा हिंद में शामिल कर लिया तो फिर इंडिया के ऊपर खतरा हो जाएगा। बिल्कुल। अगर बलोच आतंकवादियों का और भारत विरोधी ताकतों का मेल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। और जैसे कि अभी बात आप कर रहे थे, मुझे बात याद आई, आपने कहा कि बाहरी इलाके की बात। बिल्कुल। अभी रिसेंटली 2018 में और 2019 में दो बड़े इंसिडेंट्स हुए जी। कंधार, जो कि अफगानिस्तान का पार्ट है, ओके। दिसंबर 2018 में और उसके बाद मई 2019 में दो बहुत बहुत सीनियर बलोच नेता, उनको असैसिनेट किया गया कंधार के अंदर। ओके। उनकी टीम्स के साथ में एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए और एक असैसिनेशन में मारे गए। अगर अफगानिस्तान के लोग या अफगानिस्तान की सल्तनत, अफगानिस्तान के पावरफुल लोग वो बलोचियों की मदद नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये लोग कंधार में क्या कर रहे थे? तो इससे प्रूव होता है कि उनकी मूवमेंट है। और रही बात अब इंडिया के ऊपर इफेक्ट की, तो चूंकि अफगानिस्तान के जैसे कि अफगानिस्तान के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी कनेक्शन और बलोचों का कनेक्शन है ऑलरेडी, तो इसका इम्पैक्ट कभी ना कभी पड़ सकता है, क्योंकि आतंकवाद तो खत्म होना चाहिए, चाहे अच्छा या बुरा है, चाहे बलूचिस्तान में है, कश्मीर में है, वो कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। आपको क्या लगता है जो बलूचिस्तान जो है वो अब एक दूसरा बांग्लादेश बनने जा रहा है, ऐसा लगता है आपको? जी हाँ। जिस तरह से बलूचिस्तान में मूवमेंट बन रहा है जी, और जिस तरह से आम वहाँ की जो जनता है वो खड़ी हो चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इतनी सेना भेजने के बावजूद भी पाकिस्तान उनके मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है और आप इस गुस्से को बंदूक से नहीं रोक सकते हैं। आप कितनी गोलियां चलाएंगे? बलूचिस्तान में इतने लोग हैं, आप 2000 मारेंगे, 3000 मारेंगे, 4000 मारेंगे, 5000 मारेंगे, 1 लाख मारेंगे, बाकी लोग भी उठ खड़े होंगे। बिल्कुल। और पाकिस्तान वही गलती कर रहा है बार बार। आप उन मूवमेंट को, आप उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दीजिए ना, आप उनको प्रॉपर मुआवजा दीजिए, आप उनको प्रॉपर सेटलमेंट दीजिए, आप उनको उनका हक दीजिए। आप वो देने की बजाय उनको गोली दे रहे हैं, उनको गोलियां मार रहे हैं। तो ये मूवमेंट तो धीरे धीरे, यही चीज़ उन्होंने 1971 में की थी। 1971 में जब सेम, आप दोनों में आपको बहुत सिमिलरिटी दिखती है। 1971 में जब मुजीबुर रहमान जीत करके आए तो कायदे में उनका हक मिलना चाहिए था, उनको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। बिल्कुल। पर पाकिस्तान ने कहा नहीं भाई, हम नहीं बनाएंगे इनको प्रधानमंत्री, हम एक बंगाली को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद की आपको घटना पूरी पता है, शेख मुजीबुर रहमान को कैद कर दिया गया, कैद कर लिया गया तो उनके खिलाफ पूरे बांग्लादेश में विद्रोह शुरू हुआ। यहाँ भी यही हालत है, वहाँ वो कहते थे हम बंगालियों को उनका हक नहीं देंगे, यहाँ ये कहते हैं हम अब बलूचियों को उनका हक नहीं देंगे। बिल्कुल। तो जिस तरह से मूवमेंट, ये दोनों के दोनों पैरेलल मूवमेंट बिल्कुल सेम हो रहा है और बिल्कुल सेम टू सेम हो रहा है। ओनली थिंग इज दैट यस, जहाँ बांग्लादेश की बात थी तो वहाँ हमारा सपोर्ट था, भारत का बहुत सपोर्ट था, क्योंकि हमारी उनसे ज्योग्राफिकल और कल्चरल और रिलीजियस कनेक्टिविटीज़ हैं। बिल्कुल। बट बलूचिस्तान के केस में नहीं। बिल्कुल। कल पाकिस्तान का सर इंडिपेंडेंस डे है, आप पाकिस्तान को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के लिए मैं या पूरा विश्व में कोई भी है, उन सबका पाकिस्तान के प्रति एक ही संदेश है। मैं पाकिस्तान को ये कहूँगा, भाई आप पहले दुनिया के जो टॉप आतंकवादी गुट हैं उनकी लिस्ट बनाएं, चाहे अलकायदा हो, चाहे इस्लामिक स्टेट हो, चाहे तालिबान हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो। फिर आपको पता लगेगा कि इसमें से सारे के सारे जो आतंकवादी गुट हैं वो आप ही की सरजमीन पर पैदा हुए हैं। अलकायदा की पैदाइश भी पेशावर की है, इस्लामिक स्टेट भी कायदे में वो यहीं पैदा हुआ। तो आपने इन सब मॉन्स्टर्स को पैदा किया है और बना दिया है। हाँ, बना दिया है। और आपको उस समय लगा कि ये जो टेररिज्म है, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। तो पाकिस्तान के लिए संदेश केवल ये देखो भाई, दो चीजें हैं। एक तो आपको ये गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की थ्योरी को छोड़ना पड़ेगा। एवरीवेयर टेररिज्म इज अ बैड टेररिज्म, नंबर 1। नंबर 2, अगर पाकिस्तान को सुधारना है और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आपका तरक्की करे और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह से $1-1 मिलियन के लिए कटोरा लेकर के भीख ना मांगे, तो आपको कुछ ना कुछ अपनी फौज का करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन मजे कर रही है, वो है फौज। उसके अलावा बाकी सब भूखों मर रहे हैं। बिल्कुल। और फौज क्या करती है, लोगों के दिमाग में डर बैठा देती है, कभी हिंदुस्तान का, हम कश्मीर लेंगे, उस बहाने अपना, और केवल आप बहुत सारे एग्जांपल हैं यार, फौजी फाउंडेशन है और डिफेंस हाउसिंग DHA सोसाइटीज हैं, दुनिया भर की बनी हुई हैं। केवल मलाई अगर पाकिस्तान में कोई खा रहा है तो वो फौज है। और ये चीज पाकिस्तान की आम जनता को समझ में आना चाहिए। वो आपका बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल। आपको एक पाकिस्तान में ट्रू डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी,
ट्रू डेमोक्रेसी ले आइए और आतंकवाद में गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का अंदर छोड़ दीजिए। एवरी टेररिज्म इज बैड टेररिज्म। तो आप देखेंगे कि आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा। बिल्कुल। दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेगा, दुनिया के पटल पर पहचाना भी जाएगा, लोग आपको रिकॉग्नाइज भी करेंगे और लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। आज कोई इज्जत नहीं करता पाकिस्तानी की। बिल्कुल जी। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मुद्दे पे आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ऐसी और भी जानकारी के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें India.com।